नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा, आज हम फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक का दूसरा वीडियो करने वाले हैं। इस बीच में एक और चैप्टर था सदिश का, उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन थे और इस टॉपिक में आपके 60+ क्वेश्चन है। इसको हम करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है और न्यूमेरिकल वैसे मेरा भी वीक है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, वैसे जो साइंस के न्यूमेरिकल होते हैं टोटल बेस्ड होते हैं फॉर्मूले पर। जो आपको फॉर्मूला याद है, पता है कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला पुट अप करना है, तो आसानी से आप लगा लोगे। 30 वीडियो में पूरे फिजिक्स के टॉपिक करेंगे। तो अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक कर लो। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री चलेंगे अभी, और जो फिजिक्स और बायोलॉजी चलेंगे, और जैसे ही बायोलॉजी खत्म होता है, बायोलॉजी आपका पहले कंप्लीट होगा क्योंकि 7 वीडियो हो चुके हैं, 20 वीडियो ही करने हैं, और इसी बायोलॉजी के खत्म होते आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल भी करना है फिजिक्स का, उसको हम बाद में करेंगे। तो ये टॉपिक है। और एक बात और, यहाँ पे हमारी जो पीडीएफ थी सारे रेलवे एग्जाम्स को लेके, चाहे साइंस की, ये तीनों जो रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ये तीनों पीडीएफ तो कंपलसरी आपको लेने ही लेने हैं। साइंस को, स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर्स का कंपलसरी 100%। अगर जो नहीं लिए हो तो बहुत पछताने वाला हो, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। 50% डिस्काउंट चल रहा है सारे पीडीएफ पे, चाहे साइंस हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे करंट अफेयर्स में। साथ में आप हमारे पॉलिटी का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का भी पीडीएफ ले सकते हो। सारे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दिवाली को ध्यान में रखते हुए 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक, चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका हमारा गति का टॉपिक है। देखो, गति का टॉपिक करने से पहले हमारा गति का 3 समीकरण होता है, हमें पता होना चाहिए। तो गति के तीनों समीकरण की बात करें, पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, और ये जो v बराबर u प्लस ए टी होता है गति का पहला समीकरण, ये वेग समय संबंध को दर्शाता है, वेग समय संबंध को। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये जो दूसरा समीकरण होता है, ये स्थिति समय संबंध को दर्शाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो v होता है अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है, टी समय होता है, एस को दूरी भी ले सकते हो, मतलब जैसे क्वेश्चन हो वहाँ पे ले सकते हो। एस को दूरी भी ले सकते हो, एस को विस्थापन भी ले सकते हो। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपका, एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ये वायुयान उड़ान भरता है। ठीक है, यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से, देखो त्वरण दिया यहाँ पे, तो इसको सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं लिखने में टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, त्वरण यानी कि a बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकंड, त्वरण दिया है। अब क्या दिया है इसमें आगे, और क्या दिया है, एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड से उड़ान भरता है। उड़ान भरता है यानी कि भरा नहीं है, पहले वायुयान खड़ा होगा तब तो उड़ान भरेगा। तो खड़ा होगा तब उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा। जब खड़ा होगा तब उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा, और v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर आपका 100 मीटर पर सेकंड। जब उड़ान भरने से पहले 100 मीटर पर सेकंड, ये आपका अंतिम वेग हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या निकालना, धावन पथ की लंबाई यानी कि यस निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको a पता है, u पता है, v पता है, तो आप ये फॉर्मूला पुट अप कर सकते हो। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। u आपका 0 हो जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा। यस निकालना है तो यस बराबर कर सकते हो कि v स्क्वायर बाई 2a। अब v बराबर क्या है, v बराबर 100 है, अंतिम में क्या है 100 गुणे 100 कर सकते हो। ठीक, और यहाँ पे 2a यानी कि 2 गुणे 10 हो जाएगा। ये 0 से ये काट दो, 2 से ये काट दो, 5 यानी कि 500 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, धावन पथ की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा लगा, समझ में आया, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आवेग किसका माप होता है। तो आवेग हमेशा ध्यान रखना संवेग परिवर्तन का माप होता है। ऑप्शन नंबर डी। किसका, संवेग परिवर्तन का। आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर हमेशा ध्यान रखना होता है बल गुणे समयांतराल, बल गुणे समयांतराल। ठीक, और आवेग क्या होता है, आवेग किसका माप है, संवेग परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर डी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के 2 पिंड है, यानी कि 2 किलोग्राम का जो पिंड है वो ए है और 4 किलोग्राम का जो पिंड है वो बी है। 100 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराए जाते हैं, तो दोनों पृथ्वी पर एक साथ गिरेंगे। हमेशा ध्यान रखना एक साथ गिरेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो दोनों पे समान लगेगा, इसलिए दोनों पृथ्वी पर जब गिराए जाएंगे 100 मीटर की ऊंचाई से, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है। ठीक है,
शून्य में स्वतंत्र रूप से अगर जो कोई वस्तु गिर रही है तो ध्यान रखें उसका जो त्वरण होता है समान होता है, माफ कीजिएगा तबीयत थोड़ी ठीक है, समान होता है इसका त्वरण। क्या समान होता है? त्वरण। शून्य मतलब ग्रेविटेशन ना हो, ठीक है, शून्य, गुरुत्वाकर्षण ना हो तो उसे शून्य बोलते हैं। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता तो उत्पन्न त्वरण। अब द्रव्यमान यानी कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होगा F बराबर m में, ये गति के दूसरे नियम से यहाँ पे निकल के आता, सॉरी गति के नहीं, न्यूटन के दूसरे नियम से निकल के आता है F बराबर m में। तो यहाँ पे आपको ये त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन निकालना है। आपको m दिया है, F दिया है, यानी कि अगर जो हम देखो a बराबर क्या लिख सकते हैं, F बाई m लिख सकते हैं। F आपका क्या दिया है 5 न्यूटन और m कितना दिया है मास 2 किलोग्राम, यानी कि आपका कट के कितना आ जाएगा 2.5 यूनिट क्या होगा त्वरण का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है, 20 किलो न्यूटन का बल 4 किलोग्राम वाले पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण बताना है। त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा F बाई m। F कितना है आपका 20 न्यूटन और M कितना है 4 किलोग्राम, यानी कि ये आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देखोगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, किसी वस्तु का संवेग किस पर डिपेंड करता है? तो किसी वस्तु का संवेग की बात करें हमेशा ध्यान रखना द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अगर जो फॉर्मूला पढ़ोगे तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक, तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड करता है किसी वस्तु का संवेग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है यदि पिंड प्रथम 4 सेकंड में S1 दूरी तय करता है, अगले 4 सेकंड में S2 दूरी तय करता है। मान लो कोई पिंड है यहाँ पे है, यहाँ से प्रथम 4 सेकंड में ये 4 सेकंड में S1 दूरी तय करता है और अंतिम 4 सेकंड में यानी कि 4 या 8 हो जाएगा, अंतिम 4 सेकंड में S2 दूरी तय करता है। तो इनमें से क्या सही होगा, चलिए देखते हैं। पहले इस S1 दूरी के लिए निकाल लेते हैं। तो S1 बराबर आप ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लिख सकते हो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हो ना। तो ut लगाओगे तो u पे यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, तो ut मतलब t भी आपका जब 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या बचेगा हाफ ए आपका त्वरण है, तो त्वरण तो कुछ दिया नहीं है तो ए ही रहने दो, गुणे टी स्क्वायर, टी आपका यहाँ पे 4 है ना, तो 4 गुणे 4 यानी कि आपका 16 हो जाएगा और 2 से ये काटोगे यानी कि S1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 8a। S1 बराबर 8a आ गया। अब इसी तरीके से S2 भी निकाल लो, S2 निकाल लोगे ut यानी कि यहाँ पे देखो u आपका वह होगा, u आपका होगा क्योंकि ये चल रहा है, ये गति की अवस्था में है। ठीक है, ये गति की अवस्था में u हो जाएगा, त्वरण 1 है और ये 4 गति कर चुका है। ठीक है, तो 4a गुणे a की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ut होता है ना, तो u हो गया, t निकालोगे, t आपको पता है 4 सेकंड, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे हाफ at, a आपका कुछ नहीं है तो a तो आप माने ही त्वरण a होता है तो a आपने लिख दिया। उसके बाद 4 स्क्वायर समय का स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 यानी कि 16, 2 से काटोगे 8। ठीक है, 8 है यानी कि 4 चौके 16 ये हो a हो जाएगा ये, और यहाँ पे प्लस करोगे आपका 8 और a हो जाएगा यानी कि 16a और 8a 24a निकल के आ गया आपका S2 बराबर। इस 24 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 8a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 3 गुणे 8a बराबर S1 है लिख सकते हैं, यानी कि आपका क्या निकल के आ गया S2 बराबर 3 गुणे S1, यानी कि देखोगे ऑप्शन नंबर इसका ए मैच कर जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। एक घड़ी पहाड़ी के ऊपर से, देखो समझने की कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा, न्यूमेरिकल है इससे भागने की कोशिश करोगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एक खड़ी पहाड़ी से एक लड़का पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब s की जगह आप h कर सकते हो। ठीक है, तो s बराबर क्या होता था ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, चूंकि ऊंचाई से गिरा रहा है अब g काम करेगा, त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, इसलिए आप वहां पे g कर सकते हो। तो h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब देखो पहाड़ी से जब पत्थर गिराएगा तो पहले तो पत्थर पकड़े रहेगा, तो पत्थर पकड़ा रहेगा तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो जाएगा, तो h बराबर निकलना ये 0 हो गया, हाफ g गुरुत्वीय त्वरण क्या लगेगा आप 9.8 पुटअप कर सकते हो, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 गुणे t स्क्वायर,
टी स्क्वायर मतलब आपका टी कितना 8, यानी कि 8 गुणे 8 64 हो जाएगा। 2 से काटोगे ये 32 हो जाएगा। 32 गुणे 9.8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 313.6 निकल के आ जाएगा मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखना, जलयान की गति जब निकालते हैं तो उसमें हम नॉट का उपयोग करते हैं। किसकी? जलयान की गति निकालने के लिए हम नॉट का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गति के लिए हम नॉट का उपयोग करते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, हमेशा बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? तो एनीमोमीटर भी ध्यान रखना, इससे हम हवा की शक्ति मापते हैं। हवा की शक्ति, पावर ऑफ विंड मापते हैं। ठीक। रेन गेज की बात करें, कितनी वर्षा हुई, कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो वर्षा की मात्रा हम मापते हैं रेन गेज से, वर्षा की मात्रा। और हाइग्रोमीटर पता होगा, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता मापने के काम हम इसको लाते हैं। आगे बात करें, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो अल्टीमीटर की बात करें, अल्टीमीटर से भूतल से कोई वायुयान उड़ रहा है उसकी हम ऊंचाई मापते हैं। तो भूतल से ऊंचाई मापने के काम आता है अल्टीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, 15 फुट प्रति सेकंड की गति को मीटर पर सेकंड किसके, देखो 15 फुट प्रति सेकंड की गति को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आपको 1 फुट बराबर पता होना चाहिए। 1 फुट बराबर कितना होता है? 0.3048 मीटर। ठीक है, ये मीटर होता है 1 फुट बराबर। अब 15 फुट पर सेकंड में निकालना है। ठीक है, 15 फुट पर सेकंड में निकालना है, तो इसी में आप 15 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा? लगभग 4.57 के बराबर आ जाएगा। कितना? 4.57 के लगभग बराबर ये आ जाएगा। आगे बात करें, कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और h ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वह पृथ्वी की ओर लौट आती है। अब देखो यहाँ पे मान लो कोई, यहाँ से आप फेंक रहे हो और ये ऊंचाई आपका h दिया है, और यहाँ से आपने फेंका तो h ऊंचाई तक गया, फिर वापस आया, यानी कि h और h यानी कि कुल दूरी कितना चला? 2h। और विस्थापन कितना हुआ? अब देखो आपने पिंड को यहाँ से यहाँ फेंका, यहाँ गया, यहीं से यहीं वापस आ गया, यानी कि विस्थापन यहाँ पे जहाँ से गया था वहीं वापस आ गया। विस्थापन कितना रहा? 0, यानी कि 2h/0। तो कितना हो गया? किसी भी संख्या में अगर जब 0 का भाग देते हो तो इन्फिनिटी होता है, यानी कि अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनंत हो गया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है? तो हमेशा समय के समानुपाती होती है। किसके? समय के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी, समय के वर्ग के। अभी इसको भी हम निकाल सकते हैं। आपने क्या देखा? h बराबर ut प्लस हाफ at²। अब देखो पहले तो पिंड का वेग 0 होगा, स्थिर होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा? हाफ gt², ये स्क्वायर होता है। ठीक है, हाफ gt²। तो यहाँ पे क्या पूछा है? मुक्तावस्था पे गिरते हुए पिंड की तय की गई समय दूरी के समानुपाती होती है। ये दूरी हो गया, देखो समय के वर्ग के होता है। ठीक है, समय के वर्ग के हो रहा है, t² हो रहा है, तो समय के वर्ग के हो जाएगा गिरते समय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हो, यह समानुपाती t²। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। यहाँ पे देखो वेग समय ग्राफ दिया है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस है, उसके आंसर बताना है। तो इस ग्राफ को देख के आप क्या बता सकते हो? पिंड का प्रारंभिक वेग क्या होगा? जाहिर सी बात है, प्रारंभिक वेग यहाँ से ये पिंड चलना शुरू करेगा तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। तो 0 हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए अगर जो 3-4, तो मजा आ जाएगा। ठीक, आगे बात करें, वही सेम ग्राफ है, इसमें आपको क्या बताना है? 5 सेकंड के बाद पिंड का वेग। या तो देखो यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद पिंड का वेग आपका यहाँ आया 0.6, यानी कि 0.6 मीटर पर सेकंड हो गया। आगे बात करें, एक पिंड का वेग काल ग्राफ नीचे दर्शाया गया, दिए गए चित्र में त्वरण निकालना है आपको। त्वरण निकाल लोगे। यहाँ पे त्वरण कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे त्वरण क्या होता है? वेग समय का ग्राफ। देखो त्वरण वेग परिवर्तन की बटे समय होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन किसी एक के बीच में निकालो, यानी आप 0.1 में से 0 घटाओगे तो 0.1 होगा, या फिर आप 0.2 में से 0.1 घटा लो तब भी 1 होगा। वेग परिवर्तन बटे आप समय यहाँ पे 1 रख सकते हो, 1 रख लो तो क्या होगा? 0.1 ही होगा। तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है। अब देखो 5 सेकंड में इतनी दूरी तय करेगी, 5 सेकंड में यहाँ जाएगी, दूरी निकालना। तो आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है, इतनी ही दूरी तो तय करेगी, इतनी ही दूरी। तो आप क्या निकाल लोगे? यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। जो क्षेत्रफल होगा वही उसकी दूरी होगी। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? आधार आपका यहाँ तक आया, यानी कि 5 रख सकते हो। ऊंचाई 0.6 है यहाँ पे 5 सेकंड में, तो 0.6 का स्क्वायर कर सकते हो।
सॉरी ये स्क्वायर नहीं होता, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ऊंचाई, ठीक। 0.6 कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर देना, घटा पटा देना, तो 1.5 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक। आगे बात करते हैं, एक कार 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा तो बदलती है, इसका त्वरण निकालना है। देखो 20 किलोमीटर पर घंटा, त्वरण होता क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये किलोमीटर पर घंटा में दिया है वेग, ये भी किलोमीटर पर घंटा में दिया, लेकिन आंसर आपका मीटर पर सेकंड में आया, यानी कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, जो किलोमीटर पर घंटा इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। अब 20 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, और ये आपका प्रारंभिक वेग है, ये कह सकते हो u बराबर प्रारंभिक वेग। 20 किलोमीटर पर घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 गुणे 5/18 करोगे, ये आपका कितना आ गया 100/18। अब आप कह सकते हो ये आपका अंतिम वेग मान सकते हो इसको, या v बराबर मान सकते हो। इसमें भी आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 250/18 हो जाएगा, ठीक। वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन निकाल लोगे, इसमें से इसको घटा दो तो 250 माइनस 100/18 हो जाएगा, 250 माइनस 100/18, ये वेग परिवर्तन हो गया बटे समय। समय आपका सेकंड में ही दिया तो 10 आप यहाँ पे लिख सकते हो, 10, ये 100 है। अब 250 में से 100 घटाओगे तो 150/18 गुणा 10 कर सकते हो, यहाँ से 10 कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया तो 15/18 आ गया। इसको आप 3 से काट भी सकते हो तो 5/6 मीटर पर सेकंड, आप इसका भाग दे दोगे तो आपका 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दीबाजी में कर देंगे, ये इसका अंतर निकाल लेंगे, 30/10 कर देंगे, 3 लगा के खटाक से ये आंसर मार देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ये काम मत करना, ठीक। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, मोटर है जिसका द्रव्यमान दिया है यम दिया 500 किलोग्राम है, 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद उसकी गति 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ब्रेक के बाद उत्पन्न प्रतिरोध बल का मान ज्ञात करना। सबसे पहले इसमें त्वरण निकाल लो। त्वरण मतलब वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन देखो 5 मीटर पर सेकंड से गतिशील था, अब 5 मीटर हो गया, यानी कि इनका अंतर निकाल लो, मीटर पर सेकंड में है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो अंतर। तो अंतर निकालोगे 10 होगा, बटे समय कितना है 5 सेकंड में, काट लो तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड इनका त्वरण निकल के आ गया, 2 मीटर पर सेकंड इसका त्वरण निकल के आ गया। अब उत्पन्न प्रतिरोध बल का मान निकालना है, बल निकालना है, F बराबर m होता है। ये आप क्या यम आपको पता है, हाँ यम दिया है द्रव्यमान 500 किलोग्राम, 500 गुणे त्वरण कितना निकल के आया था 2, यानी कि आपका 1000 न्यूटन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देखोगे कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया, वह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है यदि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड, तो वेग ज्ञात कीजिए जिस वेग से उस पिंड को ऊपर फेंका गया। हमको v ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है v। हमको h दिया है, h दिया है कितना 10 मीटर, g बराबर दिया हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड। क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कभी आपने, v बराबर √2gh, ठीक है। प्रक्षेप वाले चैप्टर, जो प्रोजेक्शन वाला चैप्टर है, इसमें आपने पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले में आप पुट अप करके आसानी से निकाल सकते हो। g भी दिया है आपका, h भी दिया है, ठीक है। 2 गुणे g कितना आपका 9.8 गुणे 10, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 196, और 196 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, तो ये आपका होता है 14 का, तो 14 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर, देखो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बहुत पढ़ चुके हो, अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस आता है या नहीं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताया करो कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे। एक ऊंची इमारत से शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड इसके स्क्वायर से समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड पश्चात उसका वेग कितना होगा, ठीक है। वेग आपको बताना है, वेलोसिटी बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद g बराबर दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समान त्वरण से गिराई जाती है। त्वरण मतलब समान है। अब इसमें देखो प्रारंभिक वेग यहाँ पर भी 0 होगा और t बराबर दिया 3 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे वेग निकाल लेंगे, v बराबर u प्लस gt लग सकते हैं, प्रथम समीकरण जो होता है
ठीक है। u आपका 0 होगा, v निकालना है, g आपको पता है 9.8 और t आपको पता है 3 सेकंड। आप मल्टीप्लाई करोगे 29.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29.4 मीटर पर सेकंड। आगे बात करें, क्वेश्चन है एक समान आयतन के लकड़ी और लोहे के गोले h ऊंचाई से गिराए जाए तो दोनों गिरेंगी। देखो लकड़ी के लोहे क्या है, एक आयतन के लकड़ी और लोहे दोनों को एक साथ गिराए जाते हैं, ठीक है। और ऊंचाई जो है वो क्या है, यच ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई आपका समान है तो वो गिरेंगे, एक साथ गिरेंगे क्योंकि दोनों पर गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा है वो लग रहा है, साथ लग रहा है, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हो यार, ठीक है। ये तो आप एग्जाम्पल छत पे जाके गिरा के देख सकते हो, तो एक बार गिरा के देख लोगे फिर अभी कभी क्वेश्चन को गलत करके नहीं आओगे, क्योंकि दोनों पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो समान लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है। शून्य मतलब जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ना हो, तो क्या समान हो गया, तो ध्यान रखिएगा त्वरण हमेशा समान होता है। क्या, त्वरण हमेशा समान होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और त्वरण किसको बोलते हैं, वेग परिवर्तन को की दर को ही हम त्वरण बोलते हैं। आगे चलें, एक गुब्बारा है 12 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर उठता है, ठीक है, ऊपर उठ रहा है। गुब्बारे से एक पैकेट छोड़ा जाता है, 2 सेकंड के पश्चात पैकेट का वेग होगा। अब गुब्बारा 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और यहाँ गुब्बारे ऊपर जाते समय ही आप पैकेट छोड़ देते हो तो वो पैकेट नीचे आएगा, तो 2 सेकंड बाद पैकेट का वेग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना v बराबर u माइनस जी टी लगा सकते हो, माइनस इसलिए क्योंकि वो नीचे आ रहा है, ठीक है। अब देखो v बराबर आपका वेग निकालना है तो v आपको निकालना है, तो u की बात ध्यान रखना। यहाँ पे गुब्बारा तो गतिशील है, गुब्बारा गतिशील है, ऊपर जा रहा गतिशील है ना। अब गतिशील अवस्था में ही पैकेट छोड़ा जाता तो u यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि ये गतिशील है, और उसी अवस्था में पैकेट छोड़ा जाता तो u बराबर आप यहाँ पे 12 लगा सकते हो, क्योंकि गुब्बारे के वेग से ही पैकेट गति कर रहा है और अचानक से छोड़ दिया तो पैकेट का उस टाइम वेग 12 होगा, ठीक है। तो 12 माइनस कर सकते हो, आपका क्या दिया g और t, ठीक है। g आपका क्या है 9.8 लिख सकते हो, t आपका 2 सेकंड है, या 12 माइनस 9.8 गुणे 2 करोगे तो 19.6 आ जाएगा, इसमें से घटाओगे माइनस 7.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो माइनस 7.6 मीटर पर सेकंड ये होगा पैकेट का वेग, और ये नीचे आ रही है इसलिए आपका माइनस है। आगे बात करें, किसी चट्टान के किनारे खड़ा एक आदमी एक पत्थर नीचे किसी गति से ऊपर फेंक, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, आप किसी चट्टान पे खड़े हो, किसी चट्टान पे खड़े हो, ध्यान से सोचना, एक आदमी आप खड़े हो, एक पत्थर किसी गति से अपने ऊपर फेंका पहले और एक और पत्थर अपने नीचे फेंका, तो दोनों में गति का अनुपात पूछा, गति का अनुपात। देखो जिस गति से ये नीचे आएगा उसी गति से ये भी नीचे आएगा, गति का अनुपात हमेशा बराबर होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा है वो समान लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 1:1 इसका आंसर होगा। आगे बात करें, क्वेश्चन है एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल को एक ही ऊंचाई से गिराया जाए तो निम्नलिखित में किस परिस्थिति में दोनों पृष्ठ पर एक साथ पहुंचे। अब कागज का टुकड़ा गिराओगे और बॉल गिराओगे तो जाहिर सी बात है कि क्रिकेट बॉल जो होगी वो जल्दी पहुंचोगी, ठीक है। लेकिन किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पहुंचेंगे, जब यहाँ पे शून्य हो, जब वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ना हो, ठीक है, जब वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण या निर्वात हो, ठीक है, जब वहाँ पे निर्वात हो तब दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी, ठीक है, पृष्ठ पर पहुंचेंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 है, असमान द्रव्यमान वाले 2 पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा। द्रव्यमान दोनों का क्या है, द्रव्यमान दोनों का असमान है और दोनों समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। क्या, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे चलें, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, ये किस लिए होता है, तो स्थिरता का जड़त्व यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। जड़त्व बहुत इंपॉर्टेंट है, गति के 3 नियम, गति के 3 समीकरण, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखो आप अगर जो बैठे हो तो आपका शरीर बैठे रहने की कोशिश करेगा, ठीक है, और आपका पैर बस में है, बस में टच है आपका पैर, ठीक है, बस में टच है आपका पैर, अब आप बैठे हो यहाँ सीट पे, ठीक है। अब बस अचानक से चलेगा तो आपका शरीर बैठे रहने का प्रयास करेगा और आपका पैर आगे चलेगा, यानी कि आपका पैर आगे गया, आपका शरीर पीछे रह गया, ठीक है। तो यही होता है स्थिरता का जड़त्व, जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 है, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 वेग से
ठीक है। मान लो कुल दूरी है, ये कुल दूरी है, आधा भाग v1 वेग से और शेष भाग v2 वेग से तब v2 वेग से तय करता है तब पिंड का औसत वेग। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को आप रटते हो तो आप मैथ के भी न्यूमेरिकल लगा सकते हो, फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल लगा सकते हो। अगर जो कोई दूरी है, निश्चित दूरी है, उसका आधा वेग आपने v1 वेग से तय किया, आधा वेग v2 वेग से तय किया और औसत दूरी आपसे पूछ लिया, एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज वेग बताना, यानी कि औसत वेग। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, ये आप ध्यान रखना, ठीक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2 रख के आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर जो न्यूमेरिकल आ गया तो। आगे बात करें, एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चालों से रोल करता है, ठीक है। पहिया है आपका, रोल कर रहा है, पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, पहिए के जमीन के साथ जो संपर्क वाला बिंदु होगा वही उसी पर अधिकतम रैखिक वेग होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी। देखो यहाँ पे आप मकान है आपका, खूब ऊंचा मकान है, आपने यहाँ से पत्थर गिराया तो ये गिरेगी तो वेग तो बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन अधिकतम कब होगी। यहाँ पे जमीन है, जमीन से टच करने से जस्ट पहले इसका वेग बहुत अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि भूमि पर पहुँचने के ठीक पहले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, ठीक। उच्चतम बिंदु की भी बात करें, उच्चतम बिंदु पर आपका 0 होगा, 0। आगे बात करें, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक, कहाँ गया, अचानक रुक जाती है, ये रुक जाती है, ठीक है, तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों। अब देखो कार चल रही है, कार दौड़ रही है, आपका शरीर गति की अवस्था में है, ठीक है, और कार रुक गई तो आपका शरीर रुकना नहीं चाहेगा, आपका शरीर चाहेगा गति की अवस्था में रहो और आप आगे की ओर झुक जाओगे। क्या करोगे, आप आगे की ओर झुक जाओगे, इसे बोलते हैं हम गति का जड़त्व। क्या बोलते हैं, गति का जड़त्व, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें आपका था स्थिरता का जड़त्व, जब आपका शरीर स्थिर रहना चाहता है, और इसमें था आपका गति का जड़त्व, जब आपका शरीर गतिशील ही रहना चाहता है। आगे बात करें, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो रॉकेट हमेशा ध्यान रखिएगा संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण, ठीक। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 है, एक टेनिस की गेंद किसी ऊंचाई से गिरती है तथा पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में त्वरण, वेग और विस्थापन में कौन सी राशियां परिवर्तन नहीं होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टेनिस की गेंद, यहाँ पे क्या परिवर्तन नहीं होगा ये पूछेगा, तो विस्थापन और वेग परिवर्तन होता है, ठीक है। विस्थापन और वेग में परिवर्तन होता है, ठीक, विस्थापन और वेग में परिवर्तन होता है और त्वरण इसका परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या क्वेश्चन है, एक टेनिस की गेंद एक ऊंचाई से गिरती है, ठीक है, एक ऊंचाई से गिरती है और पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती है। इस प्रक्रिया में त्वरण, वेग और विस्थापन में कौन सी राशियां परिवर्तन होता है, तो विस्थापन और वेग, इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन और वेग में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट बात करें, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग, देखो यहाँ पे अब आपने पत्थर फेंका, शीर्ष पर पहुंचा, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, उसके बाद नीचे आएगा, पत्थर आएगा ना कहीं वो एक मैक्सिमम बिंदु होगा, तो शीर्ष पर पहुंचने पर इसका वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। शीर्ष पर पहुंचने पर उसका वेग 0 हो जाएगा, लेकिन त्वरण क्या रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड। इसको ये 10 मीटर कहाँ से आया, आपका गुरुत्वाकर्षण आया, ठीक है, 9.8 होता है ना, तो इसको 10 लिख दिया है, 10 के बराबर भी कहीं कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वेग 0 होता है तथा त्वरण आपका 10 मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा, तो वही आपका दिया है। आगे बात करें, नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है, आपको ये बताना है, तो वेग की दिशा के विपरीत होता है, ठीक है। वेग जिस दिशा में है, अगर जो त्वरण नकारात्मक है तो इसके विपरीत लगेगा, यानी कि ये गति आपका जो वेग होगा वो धीरे धीरे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बात करें, त्वरण की बात करें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट, और एक प्रकार का ध्यान रखिएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट, एसआई यूनिट। आगे बात करें,
गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध को दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गति का पहला समीकरण, ध्यान रखना तीनों समीकरण की बात मैं फिर से बात कर लेता हूँ। v बराबर u प्लस at होता है गति का पहला समीकरण। और इसकी बात करें, ये किसके किसके बीच समय को दर्शाता है, किसके किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वेग और समय के ग्राफ को। ठीक है, गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, ये वेग और समय के ग्राफ को दर्शाता है। दूसरा समीकरण आपका होता है यस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये किसके किसके बीच समय को संबंध को दर्शाता है? विस्थापन और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये किसके किसके बीच संबंध को दर्शाता है? यह दर्शाता है वेग और विस्थापन, ये दर्शाता है वेग व विस्थापन। ध्यान रखिएगा, पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है, v बराबर u प्लस at होता है। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये विस्थापन और समय के संबंध को दर्शाता है। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये वेग और विस्थापन के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 40 है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया, गति का दूसरा समीकरण की बात करें, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ये स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाता है, या फिर हम कह सकते हैं विस्थापन और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? अभी हमने कल वाले चैप्टर में, कल हमने जब टॉपिक डिस्कस किया था उसमें भी मैंने बताया था, ये गाड़ियों में लगता है और ये दूरी मापने के काम आती है। किसकी? दूरी मापने के काम आती है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दूरी मापने में काम आती है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा? दूरी शून्य है तो विस्थापन भी शून्य होगा, दूरी शून्य है तो विस्थापन भी शून्य होगा। देखो दूरी की बात करें, दूरी हमेशा बड़ी होती है या बराबर होती है विस्थापन की। ठीक है, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन वह न्यूनतम दूरी, देखो वह न्यूनतम दूरी, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ पे आप पॉइंट ए है, आपने यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे चलना शुरू किया और आप यहाँ पहुँच गए, तो आपकी दूरी क्या होगी? ये जो चली है आपने, ये आप जोड़ लोगे मीटर किलोमीटर में, ये आपकी दूरी होगी, लेकिन विस्थापन आपका इतना ही हुआ। यानी कि आपने देखा दूरी यहाँ पे बड़ी हो गई और विस्थापन यहाँ हो गया। अगर जो आपने यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू किया रेखा में, अगर जो आप सीधी रेखा में, हमेशा ध्यान रखना फिजिक्स में, अगर जो आपका गाड़ी सीधी रेखा में चल रहा है तो आपका जो दूरी होगा, यानी कि दूरी डिस्टेंस बराबर होगा विस्थापन के या डिस्प्लेसमेंट का हमेशा। ठीक है, डिस्टेंस विस्थापन के बराबर होगा। यदि वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही तो क्या होगा? वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, वस्तु के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को, ये दूरी तो ये भी हो गई लेकिन न्यूनतम दूरी तो यही होगी, इसी को हम विस्थापन बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन आपका, कण द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? क्या है? कण द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? किसी कण द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा इसका आंसर होगा वेग और त्वरण। ठीक है, वेग और त्वरण द्वारा इसकी प्रकृति ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें, यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण आपको बताया। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर बटे समय। वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग परिवर्तन कितना हो रहा है? 5 से 10 हो जा रहा है, तो इसमें कितना वेग परिवर्तन हुआ है? 5 का। 10 में से 5 घटाओगे, वेग परिवर्तन यानी कि इनका अंतर निकाल लिए वेग परिवर्तन का, बटे क्या होता है? समय कितना है? 5 सेकंड। समय कितना है? 5 सेकंड। इसको काटोगे कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट होती है त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 डी हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा? ध्यान रखिएगा, जब भी एथलीट वृत्ताकार पथ पर दौड़ने पर उसका जो त्वरित वेग होगा वो अधिकतम होगा। त्वरित वेग होगा वो अधिकतम होगा जब वह वृत्ताकार पथ पर दौड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि एक गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद विस्थापन का परिणाम कितना होगा? और यहाँ पे जी बराबर आपका 10 माना है। ठीक है, अब देखो
40 मीटर के वेग से आपने ऊपर फेंका, तो u बराबर आपने प्रारंभिक वेग 40 रखा, ऊपर फेंका तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगा, जो अधिकतम बिंदु होगा, मैक्सिमम बिंदु, यहाँ पे आपका क्या होगा, जो होगा वो 0 होगा, महत्तम ऊंचाई पर। आपने गेंद को फेंका 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका, तो u बराबर 40 मान लिया आपने। अब क्या बोला है, ऊपर फेंका जाता है तो 6 सेकंड बाद विस्थापन का परिणाम कितना होगा, 6 सेकंड बाद आपको बताना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे महत्तम ऊंचाई पर हमने यहाँ पे v बराबर 0 लिख लेते हैं, तो इसमें आप पुटअप कर सकते हो v² बराबर u² माइनस 2gh, क्योंकि ये आप गेंद ऊपर फेंक रहे हो ना, इसलिए माइनस लगाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका क्या 0 होगा, u 0 हो जाएगा, तो u नहीं v 0 हो जाएगा, ये वाला, ये आपका v 0 रख लिया, तो आपका हो जाएगा, अगर जो 2gh इधर लाते हो, 2gh बराबर आपका u² हो जाएगा। u आपका 40 है, यानी कि 40 का स्क्वायर करोगे 1600 हो जाएगा, और 2gh यानी कि अगर जो g का मान 10 रखते हो तो ये 20 हो जाएगा, 20h बराबर 1600, और h बराबर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 20 को नीचे लाओगे, ये 0 कट गया और ये कट गया, आपका h बराबर 80 मीटर आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण बताना, तो ये बराबर एम में यहाँ लगा सकते हो। ठीक, सिंपल है, F बराबर एम में लगा सकते हो, त्वरण बताना है, तो A बराबर F/m हो जाएगा। ठीक, F कितना है, 21 न्यूटन, और यहाँ पे नीचे m आ जाएगा, m 3 किलोग्राम है, तो 21 काट दोगे तो 7 आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। अच्छा, कैसा लग रहा है सेशन, अच्छा लग रहा है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहो। मैं केमिस्ट्री भी चालू करूँगा, घबराने की जरूरत नहीं, एकदम अच्छे से करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा बनता है, इसलिए बीच बीच में दिक्कत होता है। ठीक है, आप लोग भी सपोर्ट करते रहो, बस आप लोग क्या सपोर्ट करना, शेयर करते रहो वीडियो को। ठीक है, और क्या सपोर्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। 48 है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर पर सेकंड से निरंतर से स्थानांतरित होती है। स्थिर से आरंभ होकर वो क्या बोला है, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से नियमित स्थानांतरित होती है। ठीक है, अब क्या बोला है, 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी, तो आपका क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान रखना, स्थिति से आरंभ होकर, यानी कि स्थिति से आरंभ हो रही, पहले वस्तु स्थित है, यानी कि u बराबर 0 हो गया, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से स्थानांतरित होती है, यानी कि आपका त्वरण हो गया 4 मीटर पर सेकंड से के वेग से स्थानांतरित होती है, तो यहाँ पे त्वरण हो गया 4। अब बोला 8 सेकंड बाद इसकी गति होगी, यानी कि t बराबर 8 रख सकते हो, तो आप गति पूछा तो v बराबर u प्लस 80 पुटअप कर सकते हो। u आपका 0 है तो ये तो खत्म हो जाएगा, v बराबर 80 यानी कि 4 गुणे 8 यानी कि 8 चौके 32, तो 32 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। गति पूछा है तो मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो कोणीय विस्थापन परिवर्तन के दर को हमेशा ध्यान रखना, कोणीय वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेग की ध्यान रखना, वेग, जब भी वेग की बात करें एक प्रकार की सदिश राशि है। ठीक, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा लागू होगा। मुक्त रूप से गति करने वाले, ठीक है, क्या बोला है, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान। यहाँ पे ध्यान रखना, F बराबर m में होता है, ये तो मैंने बताया, m गुणे a होता है। ठीक है, आपको त्वरण निकालना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान दिया है और बल दिया है, तो ये निकाल लोगे, F/m। F कितना है, ये भी आपका 10 है, ये भी आपका 10 है, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण से गति करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, त्वरण निकालना था। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई, एक वस्तु का यदि वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकंड है, यानी कि u बराबर यहाँ दिया है 14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 14 मीटर
पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड है, तो उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखो उच्चतम बिंदु पे बात करें, उच्चतम बिंदु पर क्या होगा, v बराबर 0 हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका समय निकालना है, और यहाँ पे जो त्वरण है a बराबर दिया है 9.8, a बराबर 9.8, a बराबर कह सकते हो या g बराबर कह सकते, सॉरी g बराबर है, ये g बराबर 9.8 दिया है। अब इसमें भी पुट अप कर दो वही फॉर्मूला, v बराबर u माइनस जी टी, ये ऊपर फेंका जा रहा तो माइनस होगा gt, अब ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये gt बराबर हो गया u, gt बराबर u हो गया। या आपको क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है समय लगेगा, समय निकालना है, तो समय t बराबर u बटे g कर दो। u कितना दिया आपका 14 बटे 9.8, आपका इसको भाग करोगे तो 1.43 सेकेंड आ जाएगा, 1.43 सेकंड। देखो फिजिक्स में जब भी फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन, आप देख लो यहाँ पे दिया क्या है, जो दिया है उस पर कौन सा ऐसा समीकरण बन सकता है जो उसमें पुटअप करने पे आसानी से आ जाए, तो वो पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है, यम किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर वह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं F बराबर हमारा ma होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यम 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर वह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यम 1 F बराबर ma होता है, या F यहाँ देखो F बराबर ma होता है, यम बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा F बाई a, F बाई ए। तो आप m1 निकाल लो यहाँ पे, m1 बराबर F, यानी कि जो बल लग रहा है वो क्या है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन बटे त्वरण कितना है आपका 10, ये निकालो, यानी कि 1/2 हो गया, 1/2 किलोग्राम का, ठीक। आगे बात करें, आगे m2 किलोग्राम द्रव्यमान, एक और तख्ता है, m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक अन्य तख्ता पर समान बल लागू होने पर यहाँ पे दूसरा त्वरण है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसका भी लगा लेते हैं, m2 भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी आपका 5 न्यूटन का बल लग रहा है, लेकिन क्या है, जो त्वरण है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, त्वरण आपका 20 है, तो इसको भी हम काट लेते हैं। तो आपका कितना आ गया 1.4 किलोग्राम, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, यदि दोनों तख्त को एक दूसरे से बांध दिया जाए, तो m1 निकल गया पहले तख्त का, दूसरे तख्त का m2, दोनों तख्त को बांध दिया जाए तो आपको त्वरण निकालना है। आपको f तो पता ही है 5 न्यूटन, और m निकाल लोगे दोनों तख्त को जोड़ के, यानी कि दोनों तख्त को जोड़ोगे, देखो f बराबर ma होता है, ma आपको त्वरण निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा F बाई m, ठीक है, F बाई m, ठीक है, m हो जाएगा। F आपको पता है 5 न्यूटन, m आपने निकाला, एक का 1.2 kg, एक का 1.4 kg, दोनों को जोड़ लो, 1.2 kg प्लस 1.4 kg, इसको जोड़ लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 1/4, ये 4 ऊपर जाएगा, यानी कि बराबर हो गया 20/3, 20/3 आप काटोगे 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका त्वरण निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये वाला ए वाला, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट बात करें, 10 किलोमीटर पर घंटा से गति करने पर मधु अपने विश्वविद्यालय, ये देखो मैथ का क्वेश्चन है, 15 मिनट देर से पहुंचती है, अगली बार जो अपने गति को 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देती है तो विद्यालय 5 मिनट से देर पहुंचती है, यानी कि दोनों बार देर से पहुंचती है, और यहाँ पे गति दिया है, तो उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी बताना। तो ध्यान रखना, हमेशा जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो दूरी बराबर एक फॉर्मूला लगाना, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, जो भी चाल दिया रहा है, जो भी स्पीड दिया रहा है उसका अंतर, गुणे जो है समय का अंतर। अब देखो चालों का गुणनफल, यानी कि 10 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर है, 2 बढ़ाती है तो 12 हो जाता है, यानी कि 10 गुणे 12 बटे इनका अंतर निकालोगे तो 2 हो जाएगा, गुणे समय का अंतर की बात करें तो पहले 15 मिनट देर से पहुंचती थी, अब 5 मिनट देर से पहुंचती है, तो इनका अंतर 10 हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट है तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी सेकंड नहीं, घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। घंटे में अंतर किलोमीटर पर घंटे में दिया आंसर ना, तो घंटे में ही कन्वर्ट करेंगे, तो 10/60 कर लेते हैं, तो ये कट गया, और इसको भी हम काट देंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में, ठीक है, 10 छक्का 60 हो गया, और 60/6 ये 10 बार में जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, 10 किलोमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 54 है आपका,
एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, वह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण होगा। अब देखो स्थिर अवस्था में यानी 0 से चलना प्रारंभ करती है और 2 सेकंड के पश्चात वह 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो त्वरण निकालना है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर बटे समय, यानी कि 0 से 5 पहुंच गई, यानी कि जो वेग परिवर्तन हुआ वो 5 हुआ, ठीक। और समय कितना है 2, यानी कि 5/2 कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, एक समान द्रव्यमान के 2 पिंडों को h ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिराई जाती है, उनके मध्य दूरी का अंतराल क्या होगा? उनके मध्य दूरी का अंतराल क्या होगा? ध्यान रखना, समय के सापेक्ष दूरी हमेशा बढ़ेगी, समय के सापेक्ष की बात हो रही है, दूरी हमेशा बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? देखो आपका वेग इधर लग रहा है तो त्वरण इधर लगेगा, यानी कि गति आपकी कम हो रही है, ठीक है। त्वरण ऋणात्मक होगा तब इधर लगेगा, ठीक है। तो क्या होगी? गति घटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें, 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर लगाया जाता, तो इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण F बराबर m में, तो त्वरण बराबर F/m। F बराबर कितना है? 350 न्यूटन और m बराबर कितना है? 500 किलोग्राम। इसको आप काट देना, इसका आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 7/10 आएगा और इसको आप काटोगे 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? ध्यान रखना हमेशा भारहीनता। आप पढ़ते हो ना कि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो आपका कैसा अनुभव होगा? तो आपको भारहीनता की अनुभूति होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारहीनता, ठीक है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 59 है, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड की दर से जमीन पर गिर जाता है, ठीक है। किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, और ऐसा हो ना, मतलब ट्रक व्रक गिरेगा, बहुत नुकसान हो जाता है, लेकिन ये फिजिक्स है, कुछ भी दे देता है। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड पे में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा? जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड दिया, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका जो यू होगा आपका 0 होगा, यू होगा 0 होगा। प्रारंभ में ट्रक स्थिर है तो यू बराबर 0 होगा, ये आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी बराबर आपका 10 दिया है और आपका टी बराबर दिया 0.8 सेकंड, ठीक है। तो क्या पूछा? ऊंचाई, तो एच बराबर आप लगा सकते हो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, या एस की जगह पी एच भी रख सकते हो। तो आपका यू टी रखोगे तो यू बराबर 0, तो टी भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? हाफ GT स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे पुटअप कर दो, हाफ जी की जगह आप क्या रख सकते हो? 10 रख सकते हो, तो आपका सिंपल हो जाएगा। 9.8 देता है तो दिक्कत हो जाता है आपको सॉल्व करने में, दशमलव आ जाता है, इसलिए एग्जाम में ज़्यादातर 10 ही देता है, ठीक है। टी स्क्वायर यानी कि 0.8 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 3.2 मीटर आ जाएगा। 3.2 दिया है, ऑप्शन नंबर डी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 है, एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 3 सेकंड के बाद इसका विस्थापन का मान क्या होगा? ठीक है, तो ये आप लगा लेना खुद से, यहाँ पे फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, एस बराबर यू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर, इस पर पुटअप करोगे तो आपका ये लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे U 0 नहीं होगा, U 20 होगा, ठीक है, U 20 होगा, इसको ध्यान रखना, इसको आप लगाना, 15 आएगा आंसर इसका, 15 मीटर। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 61 है, ठीक है, 61 है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। क्या? वेग। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? आपका विस्थापन में परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, ठीक है। तो ये वेग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेग क्या होती है? एक प्रकार की सदिश राशि होती है। मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 है, 63 है, 62 63 दो क्वेश्चन है यहाँ पे। ये 62 वाला देखिएगा, इसको भी आप लगा लेंगे, बहुत ही सिंपल है। एक कार स्थिति अवस्था में चलना प्रारंभ करती है, समान त्वरण के साथ चलती है, यदि 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण बताना है। कार स्थित अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, स्थित अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, और समय दिया 4 सेकंड, तो इनका अंतर निकालोगे, वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है, 20/4 होगा, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, बी होगा। देखो ये होता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड है, स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर जो सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? तो वेग और समय का गुणनफल हमेशा क्या होता है? विस्थापन होता है। तो विस्थापन बराबर वेग गुणे समय का गुणनफल, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़े न्यूमेरिकल थे और जैसा कि मैंने बोला था न्यूमेरिकल में मुझे भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपका रिवीजन हो सके, जो भी आप पढ़े हो, और आपको पता चला कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या मोशन या गति के क्वेश्चन आपसे होते या नहीं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।